हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नए क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है माध्य और विचरण। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स देखा था और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि सिग्मा पी ऑफ एक्स इजिकल टू 1 होता है। यानी कि इसके पहले वाली क्लास में ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं वो बॉक्स बना के मैंने आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। अब इन बॉक्सेस की मदद से हम लोगों को यहाँ पे सीखना होगा कि कैसे माध्य और विचरण निकालते हैं। यानी कि यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण में अगर हमें माध्य और चल निकालना हो तो किस तरह से निकाली जाती है, किस तरह से गणना की जाती है, उसके बारे में सीखेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे इसका फॉर्मूला क्या है। फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो बुक में हमारे फिलहाल दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा पी सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, ये फॉर्मूला है। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो कुछ ये वाला है, राइट। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले को याद कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे समझना होता है, तो मैं सीधा वही लेके चलता हूँ। मैं आपको वही एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना के। पहले थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखते रहना। मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज जो है वो एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। सबसे पहले हम माध्य की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम माध्य की बात करते हैं तो संभावना वितरण में, यानी जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें अगर हम माध्य की बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा कुछ यूं। पहले तो आपको पता ना चाहिए कि इसमें माध्य को हम म्यू से भी दर्शाते, किससे दर्शाते हैं, म्यू से। ये जो है ना यू होता है, यू ही है, बस यहाँ पे भी थोड़ा सा निकला है और यहाँ पे भी थोड़ा सा निकला है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स। क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स। और इस ई ऑफ एक्स का एक्चुअली मतलब होता है सिग्मा, ध्यान से सुनना, सिग्मा पी ऑफ एक्स इंटू एक्स आई। क्या होता है, सिग्मा पी ऑफ एक्स इंटू एक्स आई होता है। क्लियर है इतना, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका, पूछता है विचरण। क्या पूछता है, विचरण। तो सवाल है सर विचरण का फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान से देखना, विचरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ये शायद आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे सिग्मा, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में भी देखा है सिग्मा। तो सिग्मा स्क्वायर का मतलब विचरण होता है, और सिर्फ सिग्मा होगा तो क्या होता है, वो प्रमाण विचलन होता है। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर, इसको डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं v ऑफ एक्स से। कैसे डिनोट करते हैं, v ऑफ एक्स से। कैसे डिनोट करेंगे, v ऑफ एक्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है e ऑफ एक्स। ध्यान से सुनना, e ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक मिनट, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, क्या होता है, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, पहले एक्स का स्क्वायर होगा और इसमें होल स्क्वायर होगा। क्लियर है इतना। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मेन मुद्दा वो है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक डब्बा बना के आपको समझाता हूँ। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कशन किया था, तो मैंने बताया था यादृच्छिक चल क्या होता है, क्या नहीं होता है। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि जब हम उसको कोई संख्या दे देते हैं तो संख्या देने के बाद हमें एक बॉक्स मिलता है, जो हमारा बॉक्स कुछ इस तरीके से होता है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस करके बताया था, राइट। तो अब यहाँ पे हम उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। इस बॉक्स को मैं कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ, यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स आई, राइट। ये पहला बॉक्स हो गया, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है इनका संभावना। क्या होता है, संभावना, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे ये वाला जो बॉक्स है वो सेम टू सेम वही है, बस फर्क इतना है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अब उसको मैं खड़ी स्वरूप में, ये क्षैतिज स्वरूप में है, वो ऊर्ध्व स्वरूप में है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। अब अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे आपके पास है एक्स आई और पी ऑफ एक्स। तो हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। किन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स आई और पी ऑफ एक्स आई। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। या यूं कहो, इसको हम लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं, पी ऑफ एक्स आई, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई होता है, एक्स आई इंटू एक्स आई। क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स आई, यानी पी ऑफ एक्स आई का मतलब एक्स आई की प्रोबेबिलिटी। ये अगर एक्स आई है तो ये पी ऑफ एक्स आई हो जाएगा, अगर आप सिर्फ एक्स लिखते हो तो ये पी ऑफ एक्स हो जाएगा। दोनों में से चाहे जो लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक और कॉलम बन गया। उसके बाद जब इसका आप टोटल करते हो, क्या करते हो, इसका आप टोटल, क्या कहा मैंने,
मैंने ये कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसका जब आप टोटल करते हो तो इसी टोटल को कहा जाता है ई ऑफ एक्स। क्या कहा जाता है? ई ऑफ एक्स। यानी इसी को दर्शाया जाता है म्यू से और इसी को दर्शाया जाता है माध्य से। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब ध्यान से सुनना। अब इसी में जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आया होगा, ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा उसी में फिर से, ठीक है, फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। किसका? ये एक्स आई का। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, उसी में फिर से एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो ये सॉल्यूशन बनता है एक्चुअली में क्या बन जाता है? एक्स आई का स्क्वायर। क्या बन जाता है? एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। क्या बन जाता है? एक्स आई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स आई था, आपने एक बार और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है? एक्स आई स्क्वायर बन जाता है। जब ये एक्स आई स्क्वायर बन जाता है और जब आप इसका टोटल करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। क्या हो जाता है? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू सिग्मा पी ऑफ एक्स आई। क्लियर इतना? और इसको हम डिनोट करते हैं ई एक्स स्क्वायर से। कैसे डिनोट करते हैं? ई एक्स स्क्वायर से। कैसे डिनोट करेंगे इसको? ई एक्स स्क्वायर से। क्लियर हुआ इतना? ये होता है हमारा ई ऑफ एक्स और ये होता है हमारा ई ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है हमारा? ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या याद रखना है? नंबर 1 कि जब आपको म्यू और विचरण निकालना हो, यानी कि म्यू और सिग्मा स्क्वायर निकालना हो, ये आपका म्यू होता है और ये होता है आपका सिग्मा स्क्वायर। यानी कि माध्य और विचरण निकालना हो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई इस तरह से करोगे तो ये मिलेगा, और इसका जो हमारा वैल्यू होता है इसको हम क्या लिखते हैं? सिग्मा पी ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई। और इसी को हम क्या दर्शाते हैं? ई एक्स से दर्शाते हैं, ई ऑफ एक्स से दर्शाते हैं। और जब उसी का दोबारा एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। यानी इसको हम क्या दर्शाते हैं? सिग्मा पी ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। यानी इसको हम दर्शाते हैं ई एक्स स्क्वायर से, जो हमारा ये रहा वैल्यू मिल जाता है। क्लियर है? और यहाँ वाला वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, यानी आसानी से हमें ये फॉर्मूला भी मिल जाता है। यानी ई एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं इस वाले की बात करूं, ये तो क्या है? यही है, दिख रहा है? मैं इसको थोड़ा ऐसे लाइन करके आपको दिखाने, नहीं नहीं रहने तो बहुत खराब लगेगा। ठीक है, ये वाला जो है बेसिकली वो मीन ही है आपका। मीन नहीं, एक्चुअली इंग्लिश में नहीं लिखना है, ये आपका माध्य ही है। और बस आपको माध्य का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। लेकिन ये क्या है? ये अभी मैंने बताया, ये है एक्स आई स्क्वायर इंटू, ठीक है, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ, ठीक है, पी ऑफ एक्स आई है। क्लियर है इतना? अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि माध्य कैसे निकालते हैं और विचरण कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं कि माध्य का कैसे निकालना होता है, विचरण का कैसे निकालना होता है। आपको मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं, जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। थोड़ा आगे चलते हैं, सॉरी ये तो आपका सॉल्यूशन वाला पेज है, इसमें नहीं, बुक में चलते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 की, तो एक सेकेंड, हाँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में ये बात बताई थी, मैंने कहा था कि जो मैं आपका स्टेट पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ और अकाउंट का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेट और अकाउंट, इन दोनों का जो मैं पार्ट 2 आपको पढ़ाने वाला हूँ, बेसिकली ये पूरा का पूरा स्ट्रिक्टली जो है वो बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर के पेपर में। थोड़ा ध्यान से सुना इस बात को, बेस्ड ऑन पीवाई, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब ये जो पीवाई क्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है, इसमें मैंने कौन कौन से पेपर अगर लिए हैं, अगर मैं वो आपको बता दूं, तो बेसिकली वो 2018 से लेके 2020 टू, सॉरी, 2018 से लेके 2020 टू, सॉरी सॉरी, ओके सॉरी, 2018 से लेके 2022 तक के पेपर को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ 2000, वेट वेट वेट, अब नहीं बोलूंगा, 2018 से लेकर 2022 तक के पेपर को इंक्लूड किया हुआ है। इसमें अगर मैं बात करूं कितने पेपर हैं, तो इसमें जो है टोटल 9 पेपर है। कितने पेपर हैं टोटल? 9 पेपर हैं। 9 पेपर कैसे हैं? तो इसमें जैसे आपको पता है हर साल 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं हर साल?
दो पेपर है, 18, 19, 20, 21, 22। अब बोलोगे सर ये तो 5 साल हो रहा है, तो 5 साल हो रहा है तो उस हिसाब से 10 पेपर होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है बीच में कोरोना भी था, 1 साल पेपर कैंसिल हो गया था, यानी 2021 वाला जो पेपर था वो क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। इसी वजह से उस साल जो पेपर नहीं हुआ था, तो इसलिए मेरे पास टोटल 9 पेपर्स हैं, और मैं 9 के 9 पेपर्स में से क्वेश्चंस को टिक किया हूं। तो आपको इसमें काफी हेल्प हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, जो स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं, वो स्ट्रिक्टली मैं उनको कहूंगा कि आप ये वीडियोस को फॉलो करना। जितना भी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, वो ईच एंड एवरी जो वीडियोस होंगी, ईच एंड एवरी क्लास जो होगी, वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे। और इससे आपका क्या होगा, आपका जो पुराना पेपर है वो भी सॉल्व होता रहेगा, और साथ में आपको नॉलेज भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अच्छा, ये जो उदाहरण नंबर 6 है अगर मैं बात करूं, तो ये जुलाई 18 में आप पूछा गया था। कब पूछा गया था? जुलाई 2018 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्नलिखित दिए असतत संभावना वितरण हेतु अचलांक सी को ज्ञात करके इस वितरण का माध्य व विचरण की गणना कीजिए। क्या बोला है? वितरण का माध्य और विचरण की गणना कीजिए। और ये रहा आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए। कभी के लिख देता है, कभी कुछ कुछ भी लिख देता है। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिलहाल उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे जो भी ये है, पहले मैं क्वेश्चन को क्या करता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन को समझने में आसान होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, कौन सा एग्जाम्पल नंबर? एग्जाम्पल नंबर 6। और जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि P ऑफ x इज इक्वल टू, क्या बोला? P ऑफ x इज इक्वल टू C इंटू 4P ऑफ x, जहां पे x की बेसिकली वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है इतना? ये आपकी x की वैल्यू है। अब सवाल में दो बातें पूछा है, एक पूछा है कि माध्य बताओ और एक पूछा है विचरण बताओ। तो माध्य और विचरण का मैंने फॉर्मूला अभी बताया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि जो मन में डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक्स की जगह पे आपको क्या लिख देना, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो मैं पहले 0 से स्टार्ट करता हूँ। यानी अगर मैं एक्स की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ऑफ 0 हो जाएगा इंटू C इंटू 4P0। क्लियर है? अब मैं अगर मैं 1 लेता हूं तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू C इंटू 4P1 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू C इंटू 4P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4P2। उसके बाद P ऑफ मैं 3 लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इंटू 4P3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे P ऑफ 4 लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4P4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ये देखो P, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं NPR, तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। पर इसका जो शॉर्टकट है वो ये है, आपको याद रखना है कि आपकी जो ये संख्या होती है NPR, यानी ये जो R की जगह पे जितना लिखा होता है, ध्यान से लिखना, मैं लिख देता हूं। R की जगह पे जितनी कीमत लिखी होती है, जितनी कीमत, आपको ध्यान रखना है, आपको उतना स्टेप पीछे जाना होगा। क्या करना होगा? उतना स्टेप यानी कदम क्या करना होगा, पीछे जाना है। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है। बेसिकली आप ये शॉर्टकट कब इस्तेमाल करो, जब आपको इस तरह से बड़ी क्वेश्चंस पूछेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे तो करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 0 है तो आपको 0 स्टेप जाने की जरूरत है, यानी एक भी स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। तो एक भी स्टेप जाने की जरूरत अगर नहीं है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और याद रखना है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 4P0 की 1 होती है। यानी कोई भी होगा अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी ये हो जाएगा C इंटू 1, यानी जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा C। तो P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई है, C आ गई है। अब बात करते 1 की, तो एक स्टेप जाना है, यानी एक स्टेप का मतलब ये 4P1 यानी सिर्फ 4 हो जाएगा। तो एक ही स्टेप हुआ कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 4C। ये हो गया P ऑफ 1, ये हो गया आपका दूसरा। अब बात करते हैं P2। तो यहाँ पे अगर ध्यान से हो तो 2 यानी 2 स्टेप्स बैक जाना है। 2 स्टेप्स बैक का मतलब एक स्टेप और ये 2 स्टेप। देखो, चौथा पहला स्टेप है और तीसरा यानी 4 में से एक गया, कम करना है। ठीक है, कम करना होता है, स्टेप पीछे जाना है मतलब कम करना है, यानी 4 और 3। तो ये हो जाएगा 4 3 12, और C तो पहले से ही है, यानी C इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, 12C हो जाएगा। तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आ गया है आपका, 12C। अब इसमें 4P3 यानी कितना स्टेप पीछे जाना है आपको, 4P3 का मतलब 3 स्टेप्स पीछे जाना है। क्लियर है? कितना स्टेप्स पीछे जाना है, 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4
3 और 2, ये देखो 1 2 3 हो गया कि नहीं हो गया, और सी तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 दूना 24 यानी 24 सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 सी। ये हो गया आपका P(3). ठीक है, अब बात करते हैं P(4), तो इसमें भी कितना स्टेप पीछे जाना है, 4 4P4 यानी 4 स्टेप पीछे जाना है। तो 1 2 3 और एक 4, 4 3 12 दूना 24 यानी फिर से ये कितना हो गया 24 हो गया। और यहाँ पे सी है ही है, तो ये यहाँ पे 4 नहीं, ये सी होगा। तो यहाँ पे अगर सी है ही है तो ये हो जाएगा 24 सी, यानी P(4) की वैल्यू आ गई है 24 सी। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से आपका P(0), P(1), P(2), P(3), P(4) की वैल्यू मिल गई है। लेकिन हमें पता है कि हमें ये जो सी है, सी की जगह पे कोई वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो वो कैसे मिलेगा? तो आपको याद होगा हमने एक क्लास में पढ़ा था P(x), यानी पिछले ही क्लास में पढ़ा था कि सिग्मा P(x) इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? सिग्मा P(x) इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो अगर सिग्मा P(x) इज इक्वल टू 1 होता है तो हम यहाँ लिखेंगे P(0) प्लस P(1) प्लस P(2) प्लस P(3) प्लस P(4) इज इक्वल टू कितना लिखना है 1। जीरो की वैल्यू है C, यानी 1C प्लस 4C प्लस 12C प्लस 24C प्लस 24C इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 24 दूना 48, 49 50 10 60, 60 4 64, एक 65, यानी 65C यानी 65C हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/65, यानी जहां जहां C है हमें वहां वहां क्या लिख देना है 1/65। क्लियर हुआ इतना? अब इसको कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो सी की जगह पे क्या लिख देना 1/65। यहाँ पे फिर से सी की जगह पे क्या लिख देना 1/65, यानी अच्छा यहाँ पे लिखना थोड़ा गंदा लगेगा, तो मैं आपको अलग जगह लिख के दिखाता हूँ, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा। तो आपको क्या करना है, वही सेम करना है। P(1) की वैल्यू तो सी, तो सी का हो जाएगा 1/65। फिर P(2) की वैल्यू क्या था 4C, तो C की जगह पे आपको क्या करना है 4 इंटू 1/65, यानी हो जाएगा 4/65। ठीक है, फिर P(, ये तो 1 तो लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी, ये 1 का वैल्यू था, 2 का नहीं। अब P(2) का वैल्यू, तो P(2) की बात करते हैं तो 12C था, यानी कि 12 इंटू 1/65, यानी ये 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 65। फिर P(3), P(3) में कितना था 24C, तो 24C यानी 24 इंटू 1/65, यानी हो जाएगा 24/65। अब इसी तरीके से P(4) लिखोगे, तो जब P(4) लिखने जाओगे तो आपको पता है P(4) की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इसके बराबर यानी 24C है, यानी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 24/65। ये हमें वैल्यूज मिल गए P(1) का, P(2) का, P(3) का, P(4) का। अब मैंने कहा था आपको बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स के लिए यहाँ पे चलो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे ध्यान से देखना, सबसे पहले आप लिखोगे x इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे, सॉरी x इज इक्वल टू 0 बोला, x इज इक्वल टू स्मॉल x। क्या लिखोगे x इज इक्वल टू स्मॉल x, ये पहला लाइन हो गया। फिर यहाँ पे लिखोगे P(xi), क्या लिखोगे P(xi), ऐसे P(x) लिखो। इसकी वैल्यू है 0 1 2 3 एंड 4। अब जीरो की वैल्यू कितना था, जीरो की वैल्यू आया था 1/65, और 1 की वैल्यू थोड़ा सा मुझे स्पेस देना होगा, आप लोग एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है। उसके बाद 1 की बात करते हैं, तो 1 का वैल्यू जो था वो 4/65, 2 की वैल्यू जो था वो 12/65, फिर उसके बाद 3 की वैल्यू जो था वो 24/65, और उसके बाद जो 4 की वैल्यू था वो भी क्या था 24/65। क्लियर है इतना? मैंने क्या कहा, हमें फाइंड आउट करना है मीन, यानी कि माध्य और विचरण। हमें क्या फाइंड आउट करना है, माध्य और विचरण। तो माध्य और विचरण के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ माध्य और विचरण का फॉर्मूला। तो अगर मैं बात करता हूँ माध्य का, तो माध्य को हम दर्शाते हैं म्यू से, यानी उसको दर्शाते E(x) से। और जो E(x) का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा P(xi) इंटू P(x), राइट। और P(x) नहीं, सॉरी, सिर्फ x, P(xi) इंटू P(x), ये होता है। तो पहले चलो माध्य निकाल लेते हैं। तो P(xi), तो P(xi) मतलब ये, और x मतलब ये वाला, तो इन दोनों का मैंने कहा था मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिलेगा P(xi) इंटू P(x), सॉरी ये सिर्फ x होगा,
इंटू एक्स मिल जाएगा, राइट। अब इसका करोगे तो ये 0 आएगा, इसका करोगे तो 4/65 आएगा, इसका करोगे तो 12/में 12 दूना 24 होगा। रुको, 12 दूना 24 ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ये बात याद रखना है। 12 दूना 24/65। उसके बाद नेक्स्ट वाले का करोगे तो 24 × 72/65, और इसका मल्टीप्लाई तो 24 × 4 = 96/65। क्लियर है इतना? ये हो गया आपका एक पॉइंट। अब सुनना ध्यान से, अब हमें इसका क्या करना है, टोटल। अब पूछोगे सर कैसे पता चला, तो यहाँ पे जो सिग्मा का मतलब मैंने बताया था ना, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। इसको इंग्लिश में समीशन कहते हैं, और समीशन को हिंदी में हम कहते हैं योग। योग का मतलब सभी का टोटल। तो जब सभी का टोटल करोगे तो ये 4, 24, 72 और 96 कितना है, 4, 24, 72 और 96। तो 4, 24, 72 और 96 का टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 196, क्योंकि 72 और 4 76, 76 76 4 80, 80 20 100, तो 196/65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196/65। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 196/65। तो आपका इसी के अंदर जो है वो आपका वो सॉल्यूशन मिल गया। क्लियर है इतना? यानी कि जो माध्य है, माध्य आपका मिल गया। अब बात करते हैं विचरण की। किसकी बात करते हैं, विचरण। तो विचरण का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, तो विचरण का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्या लिखवाया था मैंने, ई सॉरी ये ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्या लिखा था, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखवाया था। क्लियर है? माइनस ई ऑफ एक्स, क्या लिखवाया था, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिखवाया था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स ये रहा, यानी कि ये तो मिल ही गया है, 196/65। 196/65 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 196 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये तो आपका पहला काम हो ही गया है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो होगा वो देखो क्या होगा। अभी हमें फाइंड आउट करना है ई एक्स का स्क्वायर। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने क्या कहा था, ई एक्स स्क्वायर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो आपका यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनता है वो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो वहां पे मैं नीचे ऐसे लिख देता हूँ, ई एक्स का स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है, आपका पहले से जो पिग्मा, अरे पिग्मा बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, जो आपका पहले से ये जो वैल्यू मिला हुआ है पी ऑफ एक्स आई, मैंने क्या कहा था, ये इसी में दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये वाले के लिए मैंने कहा था इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, फिर मैंने क्या कहा था, इसका दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो आपका इसका वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, ई एक्स स्क्वायर का। तो ये क्या मिलेगा वो देखो, ये मिलेगा आपको पी ऑफ एक्स आई, तो सेम रहने वाला है। अब एक्स और एक्स वापस हो गया है तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, यानी एक्स आई का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो जब ये एक्स आई का स्क्वायर हो जाता है तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो एक्चुअली मैं कैसे लिखूंगा कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पी ऑफ एक्स आई इंटू एक्स स्क्वायर, या एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा, तब हम सिग्मा करेंगे ना, यानी टोटल कब करेंगे, जब यहां से ढूंढेंगे। तो सीधा मल्टीप्लाई करते जाओ फिर से। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो आपका वैल्यू आया है उस वैल्यू का जो मल्टीप्लीकेशन करना है वो इसके साथ करना है, याद रखने का, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। तो ये फिर से क्या होगा, 0 होगा, और 4 एक कम 4, यानी 4/65। फिर 24 दूना 48, 48/65। फिर 72 कितना होता है, अब मुझे इतना नहीं आता, 7 3 3 दूना 6, फिर भी मैं कर लेता हूँ 72 × 3, यानी 216, 216/65। उसके बाद आपका आ गया 96 × 4, तो 96 × 4 करोगे तो ये हो जाएगा 384/65। कितना आ जाएगा, 384/65। अब आपको करना क्या है, अब आपको पता है सबके डिवाइड में सेम है 65 है, तो बस आपको क्या करना है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो जोड़ देना है। जब ऊपर वाला पार्ट जोड़ोगे तो पहले है 4, फिर है 48, फिर है 216, फिर है 384, ये यानी कि है आपका ये 652/65। कितना है, 652/65। अब बस यहाँ पे वैल्यू लिख दो, तो इसका जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 652/65। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चला, तो ये ई एक्स स्क्वायर का मैंने ये वैल्यू तो बताया ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, राइट। इसका टोटल करोगे तो ये क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू होता है ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है सिग्मा पी ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां से ये वैल्यू मैं हटा देता हूं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो कैसे बनेगा,
652/65 क्या बनेगा? 652/65 माइनस 196 का होल स्क्वायर। 196 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आपका आएगा 38,416 डिवाइडेड बाय 65 का होल स्क्वायर कर लो। 65 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपका 4,225। ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि हमें दोनों को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था, ये अकाउंट में हमने सीखा है कि जब तक दोनों का डिवाइड वाला सेम ना हो, हम डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि ये जो 4,225 है ये 65 के गुणा करने से आया, तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, 65 का गुणा कर देते हैं। तो जब आप 65 का गुणा करोगे, 65 का भाग करोगे तो आप 20 के बराबर हो जाओगे। तो अब करना क्या, 652 × 65, तो ये हो जाएगा आपका 42,380 डिवाइडेड बाय 4,225, यानी कि इसका परिणाम। और ये तो हमारे पास सही है, कितना है, 38,416 डिवाइडेड बाय 4,225। अब देखो डिवाइड का सेम हो गया तो ऊपर वाला माइनस कर दो, और डिवाइड वाला सेम हो गया ऊपर वाला माइनस करोगे तो 38,416, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 3,964 डिवाइडेड बाय 4,225। ये आपका आंसर आएगा। कौन सा आएगा आंसर, विचरण का। क्लियर है इतना? देखो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये वाला सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें आप करोगे देखोगे तो उसमें बहुत फटाफट हो जाता है। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा लेंदी होगा, एक लाइन में भी शायद ज्यादा हो, पर इसमें गलती होने की जो चांसेस है वो 0 होते हैं, क्योंकि हमें बॉक्स बना के करना होता है और ये हमें सामने सामने दिखता है। तो जब हमें सामने सामने दिखता है तो गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आने वाली नेक्स्ट क्लास में जो है मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। फिलहाल जो अगला क्वेश्चन होगा मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें मुझे कुछ बच्चों ने पूछा था कि कुछ क्वेश्चन बताने के लिए, तो पहले वो बता दूंगा मैं, और उसी के साथ बाकी के क्वेश्चंस। देखो ये रहा माध्य वाला पूछा था, तो सेम टू सेम हो जाएगा। अब ये कल का जो टारगेट है अपना, वो ये है कि हम इसमें से 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक तो आपका हो जाएगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ मैं कौन सा एग्जाम में आया है, मैंने टिक किया है सारा बुक में अपने, तो हाँ सही था। एक तो आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, और एक हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यानी आने वाली क्लास में मैं ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, सपोर्ट बनाए रखना, कोशिश करना कि एग्जाम से पहले आपका अच्छा सब्सक्राइबर्स आप कर दो, ताकि हम आने वाले नेक्स्ट बैच के लिए भी अच्छी चीजें मैं प्रोवाइड कर सकूं। सारा काम अकेले करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।